लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। जब भी किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो वो पत्रकारों की तरफ उम्मीद से देखता है। और इतिहास गवाह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई राजनेताओं ने पत्रकार रहते हुए, जमीन से जुड़े रहते हुए जनता के मुद्दों को उठाया और सरकार के सामने उनको दर्द को पेश किया और इंसाफ दिलाया। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने खुद पत्रकार रहते हुए भी कई लोगों की आवाज उठाई, कई लोगों को न्याय दिलाया और अब लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अब सदन में जनता की आवाज को उठाना शुरू कर दिया है और हर तरफ वो विकास की गंगा ही बहा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी जी की, जिन्होंने कानपुर की तस्वीर को बदलना तो शुरू कर ही दिया है, साथ ही सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ उनकी रणनीति है आने वाले समय में कानपुर की तस्वीर बदलने के लिए, चलिए उनसे ही जान लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी हमारी आज की खबर न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ रणनीति है आपकी कानपुर के विकास के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। वो चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने। उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर के लोग भी चाहते हैं कानपुर का विकास हो और कानपुर भी विकसित कानपुर बने। आप सब लोगों को पता है कि कानपुर अंग्रेजों के शासनकाल में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन तमाम देश के छोटे छोटे शहर भारत के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए, लेकिन कानपुर वहीं का वहीं है। कानपुर जिस चीज का हकदार था, कानपुर को वो नहीं मिला। अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो। जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है। उसी को आगे बढ़ाना है। उसी विकास के विजन के साथ हम सब लोग प्रयत्नशील है कि कानपुर विकसित कानपुर बने। कानपुर औद्योगिक शहर था, तमाम औद्योगिक इकाइयां थी वहां पे। वूलन के जो कपड़े थे, कभी लोग उनको पहनने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। कानपुर के लोग जाते तो वहां की शॉल, लाल इमली की शॉल लोगों को गिफ्ट करते थे, लेकिन सभी मिलें बंद हो गई हैं। कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप था धीरे धीरे नष्ट हो गया। कानपुर में आप देखिए, खेलों की अगर बात की जाए तो कानपुर में ग्रीन पार्क बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, जो देश के 4 स्टेडियम में अपने आप माना जाता है। और ग्रीन पार्क का जो महत्व है, उसकी चर्चा देश नहीं विदेश में भी होती थी। उसकी क्षमता 45,000 सीट्स में हुआ करती थी। अभी विगत दिनों जब मैंने वहाँ का निरीक्षण किया तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि आज उसकी क्षमता घटकर जो आगे आने वाला मैच हो रहा है, जो हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि कानपुर में मैच हो, क्योंकि काफ़ी सालों से कानपुर में कोई उस ग्रीन पार्क में मैच नहीं हो पा रहा था। सब कानपुर वासियों के, तमाम सब लोगों के प्रयास से हम सब लोगों ने प्रयास किए और कानपुर में एक बांग्लादेश और इंडिया का मैच होना तय हुआ है, जो अगले माह सितंबर में होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ का दौरा किया तो ग्रीन पार्क की दुर्दशा देखकर मैं हैरान था। 45,000 की क्षमता रखने वाला ग्रीन पार्क में मात्र जो अगला मैच होगा वो 15,700 सीटों तक रह गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा सरप्राइज था। मैं जब लखनऊ में आया, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई, मैंने जब उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इस बात की चिंता व्यक्त की और उन्होंने फिर बहुत जल्दी ही आनन-फानन में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ निरीक्षण करने पर भेजा और उन्होंने भी यही पाया कि वास्तव में ये कानपुर के लिए अच्छा है, ग्रीन पार्क के लिए भी अच्छा नहीं है। और उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाए
और मुझे लगता है कि जो 15,700 की क्षमता वाला वर्तमान में जो स्टेडियम है वो अगले आगे आने वालों, अभी इस मैच में तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसकी क्षमता बढ़कर 30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। मुझे लगता है खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है जो बहुत जल्दी सामने आएगी। साथ साथ में मेरा मानना है कि किसी भी शहर के विकास के लिए और किसी शहर को विकसित शहर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। और ट्रांसपोर्ट में आप जानती हैं बस है, रेल है, ट्रक है, तमाम रेल यातायात, सड़क यातायात के साथ साथ आज के ज़माने में हवाई यातायात भी अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। लेकिन ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, जो कानपुर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या कानपुर में निवास करती है। कानपुर में तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं, आज भी हैं, ट्रेनरी है, चमड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय एक्सपोर्ट होता है कानपुर से। इसके बावजूद भी कानपुर में अभी तक कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं था। एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, बहुत कम फ्लाइट आती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर वासियों की मांग पर ये वादा किया था पिछले चुनाव में कि वो बहुत जल्दी एयरपोर्ट बनाएंगे, और उन्होंने 1 साल पहले नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया, उसका उद्घाटन हो गया और वो चालू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कई चीज़ें एयरपोर्ट के संचालन में मिक्स होती हैं, जिनको आप कहिए कि सिर्फ यही नहीं कि एयरपोर्ट बन गया तो फ्लाइट चालू हो जाएंगी या समुचित उसका संचालन हो सके। उसमें एक सबसे ज़्यादा होते ATC, एयर कंट्रोल ट्रैफिक। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, ATC जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल अभी हमारे एयरफोर्स से शायद कंट्रोल होता है उसका। नाइट लैंडिंग नहीं हो पा रही है। जब तक नाइट लैंडिंग नहीं होगी तब तक जो और फ्लाइट है वो नहीं चल सकती हैं। तो अभी सिर्फ कानपुर के लिए एक फ्लाइट दोपहर आती है, वही शाम को आती है। सिर्फ एक फ्लाइट है जिसका कोई समय भी नहीं ठीक है। इंडिगो की एक फ्लाइट चलती है, एक बंगलोर की चलती है, वो सप्ताह में 3 बार है, कभी कभी वो भी मिस होती है। एक मुंबई चलती है। जबकि कानपुर व्यापारिक दृष्टिकोण को देखते हुए कानपुर में अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए, पुणे के लिए, हैदराबाद के लिए और कलकत्ता के लिए तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कानपुर के लोगों का व्यापारिक संबंध है, उनका निरंतर आना जाना है। आप एक देखिए कि कानपुर के लोग जब कलकत्ता जाते हैं या दिल्ली ही जाते, दिल्ली इनको सुबह अगर 11 बजे पहुंचना होता तो कानपुर से पहले लखनऊ आते हैं, 2.5 घंटा 2 से 2.5 घंटा लगता है, कभी कभी 3 घंटा भी लग जाता है ट्रैफिक में। उसके बाद वो फिर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर रात में आते हैं लखनऊ, फिर लखनऊ से आते हैं, यानी कि 5-7 घंटा तो उनका इसी में चला जाता है। तो सब लोगों की मांग थी कि कानपुर में एयरपोर्ट की स्थापना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कानपुर में सिविल एयरपोर्ट चकेरी में स्थापना की, जिसका विधिवत संचालन करने के लिए मैंने लोकसभा में इस मांग उठाई। और मैंने लोकसभा में मांग उठाते हुए कहा कि कानपुर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना के बावजूद भी वो अभी समुचित काम नहीं कर पा रहा है। वहाँ नाइट लैंडिंग नहीं हो पा रही, वहाँ ATC काम नहीं कर पा रहा, एक शिफ्ट में काम हो रहा है। तो जब तक एक शिफ्ट में सुबह आएंगे, दिन में आके वो कर्मचारी चले जाते हैं, तो रात में उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको डबल शिफ्ट किया जाए या 24 आवर किया जाए ATC सिस्टम को। तो उसके लिए मांग मैंने लोकसभा में उठाई है। रक्षा मंत्रालय में मैंने चिट्ठी लिखी है, रक्षा राज्य मंत्री से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि जल्द ही वो कराएंगे। और साथ में फ्लाइटें और चालू हों, उसके लिए मैंने जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है। बिल्कुल रमेश जी, आपकी अपील का असर भी देखने को मिला, आपने जो आवाज उठाई उसका असर साफ देखने को मिला है। अब 27 तारीख से एक नई फ्लाइट भी शुरू होने वाली है, उसका कितना असर मानते हैं? क्योंकि कानपुर से हैदराबाद ये जो फ्लाइट चलेगी, इससे व्यापारियों को काफी फायदा होने बिल्कुल होने वाला। अभी देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने ये प्रथम चरण में प्रयास किया और मैं इसके लिए मैं उड्डयन मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार करते हुए प्रथम दृष्टया एक फ्लाइट का संचालन किया है, जिससे व्यापारिक भी लाभ होगा और साथ में लोग हैदराबाद घूमना चाहते हैं, जो तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि वो पहले दिल्ली जाते थे या लखनऊ जाते थे, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके फिर वो जाते थे, अब सीधे सीधे वहाँ जा सकेंगे।
तो तमाम और हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल भी हैं जो हैदराबाद की फ़्लाइट के चलने के बाद जुड़ जाएंगे। व्यापारिक भी जो लोग जाते हैं व्यापार करने, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है। और साथ में बहुत जल्दी हम लोग जो कहा है, जो मांग की है कलकत्ता की फ़्लाइट के लिए, अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए, पुणे के लिए और दिल्ली में कम से कम सुबह शाम एक फ़्लाइट और चलने के लिए, साथ में एक साप्ताहिक फ़्लाइट अयोध्या के लिए, एक बनारस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कानपुर का जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो पूरे देश से जुड़े, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक पूरे देश से कानपुर नहीं जुड़ेगा तब तक वो कानपुर विकसित कानपुर नहीं बनेगा, उसका विकास कहीं न कहीं अवरोध आता रहेगा। तो मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी ही हम कानपुर का पुराना वैभव और पुराना गौरव वापस लाएं, क्योंकि सभी कानपुर के लोग भी चाहते हैं कि पुराना कानपुर जैसा था एक बार फिर वही पुराना कानपुर दे। अभी आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि डबल रिंग रोड, एक इनर रोड और एक आउटर रोड सैंक्शन की है, जिसमें प्रथम चरण में काम चालू भी हो चुका है और बाकी भी और अभी जो स्वीकृत हुई है वो भी काम चालू हो जाएगा। उसके बनने के बाद आप मानिए पूरा कानपुर शहर जितने हाईवेज हैं, चाहे वो लखनऊ से कानपुर का हाईवे हो, चाहे सीधा दिल्ली जाने वाला हाईवे हो, चाहे वो हमारा जीटी रोड हो, चाहे झांसी की तरफ जाने वाला हाईवे हो, सभी हाईवे से जो हमारा आउटर और इनर रोड जो है आउटर वाला, ये सभी हाईवे जुड़ जाएगा। अब कानपुर के लोग अब जाना चाहते हैं तो सीधे कहीं जाना चाहे, झांसी उनको जाना है तो सीधे चले जाएं, दिल्ली जाना है चले जाएंगे। इसके बनने से कानपुर का विकास बहुत विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में ट्रैफिक में जो ट्रकों की भरमार होती थी रात में, कानपुर से तमाम ट्रैफिक गुजरता था, इतने घंटों जाम लगता था, वो जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब जो ट्रैफिक है वो सीधा रिंग रोड से होते हुए संबंधित, चाहे उसको फतेहपुर जाना है, इलाहाबाद जाना है, बनारस जाना है, तो सीधा आउटर निकल जाएंगे, तो कानपुर में एक जाम की बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे मांग की थी कि जो प्रस्तावित है हमारा अनवरगंज से लेकर और मंदना तक एलिवेटेड ट्रैक, जिसमें तमाम जो क्रॉसिंग है जिसकी वजह से जाम रहता है, पूरा कानपुर जाम रहता है, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। उस पर भी जो और भी प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी, टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो और भी पूरी हो जाती है। मुझे लगता है कि वो भी स्वीकृति, उस काम चालू होने के बाद 2 साल में उसका भी निर्माण हो जाएगा। उसके बाद कानपुर की तस्वीर बदलेगी। यानी चारों तरफ से कानपुर में विकास की गंगा बहाई जा रही है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि कानपुर एक तरह से इंडस्ट्रियल हब की जो छवि थी वो बदलती जा रही है, अपराध के मामले भी सामने आते हैं, तो उसके लिए क्या सख्त कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, उसके लिए मैं तो कोई क्या कदम उठाऊंगा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कड़े कदम उन्होंने उठाए। कानपुर में निरंतर कहीं न कहीं सांप्रदायिक हिंसा होती रहती थी, निरंतर कई लूट की घटनाएं, इस तरीके की चोरी की घटनाएं, व्यापारियों से छिनौती की घटनाएं, तमाम ऐसी घटनाएं क्राइम की होती थी, तो निरंतर होती रहती थी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में अपराध कम किया है। उसी कड़ी में उन्होंने कानपुर पर विशेष ध्यान दिया और कानपुर में उन्होंने अपराधों पे कंट्रोल किया है। और आज अपराधी या तो जेल के अंदर है या वो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, कानपुर छोड़ के चले गए। तो कानपुर अब बिल्कुल अमन चैन है, शांति है। और साथ में वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी, अगर अभी मैंने विगत 2 दिन पहले एक ऑपरेशन त्रिनेत्र के नाम से एक उन्होंने लॉन्च किया है, वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने, उनको भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि मेरा मानना है कि आप विकास के साथ साथ सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। जब तक आप सुरक्षित नहीं है तो विकास कहीं न कहीं अवरोध विकास में पैदा होता है, संपूर्ण विकास नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश विकास और सुरक्षा दोनों ही कानपुर में अब देखने को मिलता है। देखिए, आप देख रहे होंगे, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। पहले सिर्फ कागजों में उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन धरातल पे लूट, अपहरण, डकैती, तमाम घटनाएं होती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य संभाला, जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हुआ है।
अपराधियों के लिए एक जो षड्यंत्री उत्तर प्रदेश माना जा, आज अपराधी बिल्कुल छोड़ के भागे। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। देश नहीं, दुनिया के तमाम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही लोग घबराते थे, निवेश नहीं करते थे। आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। आज क्यों? उसका मुख्य कारण है सुरक्षा है। मैंने आपको मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं पत्रकार था, तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर पे चुनावी यात्रा पे थे। पहली यात्रा थी उनकी 2017 में, शायद मैं पहला व्यक्ति था जो उनके साथ गया था। तो मैंने उनसे पूछा था, हमने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो मैंने कहा महाराज जी, तो लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली तो आप क्या करना चाहेंगे? तो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता मेरी विकास, लेकिन आपने कहा अपराध। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा बात एक ही है, सिर्फ समझने में फर्क है। अगर अपराध समाप्त हो जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। और वास्तव में जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपराध को समाप्त किया। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपराध मुक्त किया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन जो त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने पूरे कानपुर को सीसीटीवी कैमरों से पूरा लैस कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी घटना हो तो पुलिस कंट्रोल रूम में ये पता चल जाए कि फला व्यक्ति ने इतने इतने समय में ये घटना की है। और उसको जब वो कोई भी घटना करने के बाद भागे वहां, तो कहाँ जा रहा है, किस लोकेशन में जा रहा है, ताकि पुलिस को बहुत आसानी से ट्रेस कर सके। और उसके लगने के बाद कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका पर्दाफाश हुआ है और लोगों में भय व्याप्त हुआ है अपराधियों में कि अब वो जहां कोई घटना करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, छिनौती करने जा रहे हैं, तो उन्हें अब भय है कि मैं कैमरे की नजर में हूं। तो पूरे कानपुर को पूरे कैमरों से लैस किया जा रहा है, पूरे सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है, ताकि कानपुर विकसित कानपुर भी बने और कानपुर सुरक्षित कानपुर भी बने। जी बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कानपुर की तस्वीर बदलेगी और वो पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर कानपुर एक उदाहरण के रूप में सभी के सामने होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनकी क्या रणनीति है कानपुर को और सुरक्षित और विकसित बनाने की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।